बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इकोनॉमी अपडेट विद शाहिद अली में खुश आमदीद। जैसा कि आप सबको मालूम है कि IMF का वफ़द पाकिस्तान के दौरे पर है और वो हमारे जो वज़ारत ख़ज़ाना की टीम है उसके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं। इस मुज़ाकरात के दो हिस्से, एक टेक्निकल डिस्कशन है और एक पॉलिसी है। तो अभी टेक्निकल तकरीबन कंक्लूड हो गया था, कुछ चीज़ें बाकी हैं शायद वो भी है, लेकिन उसके साथ ही पॉलिसी डिस्कशन भी स्टार्ट हो गया है। बात यह है कि IMF के साथ डिस्कशन करने का मसला ये था कि हम ये चाहते थे या हमारी हुकूमत ये चाहती थी कि भाई हम उनसे कोई रिलीफ मांग लें, इसलिए कि वो बहुत सख्त उन्होंने शराइत रखी हुई हैं। तो हम उनसे बात कर रहे थे कि हमें कहीं ना कहीं रिलीफ मिल जाए, लेकिन लगता है ऐसे कि हमारे पास रिलीफ मांगने के लिए कोई भी ऐसी दलील नहीं है जो IMF को कन्विंस कर सके, IMF को मुतासिर कर सके कि वो अपनी जो शराइत है उनमें नरमी कर दे। लिहाजा हो ये रहा है कि दिन ब दिन हमें ही उनकी शराइत माननी पड़ रही है और IMF अपनी शराइत को पीछे नहीं कर रहा है। लिहाजा जब उन्होंने ये कहा कि जो आपका टैक्स का हदफ है, जो FPR का 74,000 से ज़्यादा, वो आपको हासिल करना है हर कीमत पर, और अगर वो कम लग रहा है तो उसके लिए नए टैक्सेस लगाएं। तो एक तो बात ये हुई कि इन्होंने कहा कि ठीक है, हम जो है GST जो है वो 17% है, उसको हम 18% कर देते हैं, इसका ऐलान कर दिया गया। दूसरी तरफ उन्होंने कहा कि ये जो सर्कुलर डेट है, जो पावर सेक्टर में 2,500 अरब है और जो गैस सेक्टर है उसमें तकरीबन 1,500 अरब है, इसको भी वो करें, एड्रेस करें। इसके लिए दो तजवीज़ पेश की गई हैं कि हम बिजली के जो निर्ख हैं उसमें 4 रुपये से 10 रुपये तक इजाफ़ा कर देंगे फ़ी यूनिट, इस तरह से उसको हम कंट्रोल करेंगे। दूसरी तरफ जो गैस के निर्ख हैं उनको हम बढ़ा देंगे, लेकिन जो 1,500 अरब पहले से आउटस्टैंडिंग है उसके लिए एक हल ये निकाला गया कि उसमें 573 अरब यानी 543 जो है वो 543 बिलियन पेमेंट कर दी जाएगी दोनों कंपनियों को, जो डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी है सुई सदर्न गैस कंपनी और सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी। सुई सदर्न गैस कंपनी जो सिंध और बलूचिस्तान को गैस सप्लाई करती है और सुई नॉर्दर्न जो पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा को सप्लाई करती है। इनकी जो गैस की जो ये डिस्ट्रीब्यूट करते हैं उससे रिकवरी पूरी हो नहीं पाती। मैंने पहले भी आपको बताया था कि ये अजीब मुल्क है कि यहाँ चोरी भी होती है, उसको कंट्रोल करने के बजाय उसकी पेमेंट करने के तरीके ढूंढे जाते हैं। तो इसमें बहुत हिस्सा जो है वो उस चोरी का है, जो गैस जो है मुख्तलिफ लोग चोरी कर लेते हैं। अभी पिछले 2-3 साल पहले कराची की एक स्टील मिल जो है उसका एक केस डिस्कवर हुआ था कि वो कई साल से उसने एक नाजायज़ कनेक्शन लिया हुआ था और वो स्टील मिल उससे चला रहा था, और जो तखमीना लगाया था, जो अखबारों में ख़बर आई थी उसके मुताबिक उसने 5 अरब रुपए की गैस चोरी की। लेकिन कुछ दिन के बाद वो बात आई गई हो गई, अब पता नहीं उससे वसूल हुए नहीं हुए, लेकिन बहरहाल ये सिलसिला चल रहा है। तो यहाँ पर मसाइल को हल करने के बजाय उनको कारपेट के अंदर दबाया जाता है। तो अब ये जो उनको पैसे दिए जाएंगे उसका फ़ायदा ये कर रहे हैं, उसका जो रास्ता निकाला गया इस तरह से है कि बैंक से पैसे लेकर 543 या 543 अरब जो है वो इन दो गैस कंपनियों को दिया जाएगा। इन दो गैस कंपनियों ने आगे जहां से गैस ये लेते हैं, जो गैस प्रोड्यूसर हैं जिसमें ऑयल एंड गैस डेवलपमेंट कॉरपोरेशन OGDC और पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड जो है ये गैस प्रोवाइडर है, वो इनके जो उन्होंने पैसे रोके हुए थे गैस के वो उनको अदा कर देंगे। अब जब उन दोनों कंपनियों के पास पैसा आएगा तो वो पिछले 2-3 सालों से जो उन्होंने प्रॉफिट कमाया था वो उससे चाहते थे तकसीम करना, लेकिन चूंकि उनके पास पैसे नहीं थे, पैसे फंसे हुए थे। अब जब गवर्नमेंट पैसे देगी तो वो अपने ये पुराने और करंट ईयर के जो डिविडेंड है या प्रॉफिट है जो उन्होंने नफ़ा कमाया है वो मालकान को पे कर देंगे। लेकिन इन दोनों कंपनियों के मालकान में हुकूमत पाकिस्तान ही है, इसलिए कि उसमें बहुत थोड़ा हिस्सा जो है पब्लिक सेक्टर के पास है, बाकी सारा का सारा गवर्नमेंट की होल्डिंग है। तो वो डिविडेंड की शक्ल में गवर्नमेंट के पास वापस आ जाएगा। दूसरी बात ये कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स हैं उनके पास जो पैसा जाएगा उसमें भी विद होल्डिंग टैक्स कटेगा 15%, उसमें से भी कुछ पैसा वापस आ जाएगा। इस तरह बहुत थोड़े से पैसे देकर हम उस 1,500 अरब को 1,000 अरब पे ले आएंगे, तो बज़ाहिर एक ये विंडो ड्रेसिंग हो जाएगी। दूसरी तरफ उधर हम जब बिजली के पर यूनिट जो है पैसे बढ़ा देंगे तो वो जो डेट इकट्ठा हो रहा है उसमें भी कमी आ जाएगी। अब मसला ये हो रहा है कि जनाब वो ये कह रहे हैं कि आप
और जो है टैक्सेस लगाएं। तो इन्होंने एक काम ये किया कि बजाय इसके कि हम बहुत सारे टैक्स लगाएं, एक तजवीज़ ये दी गई कि जो हम खर्चे करेंगे उसमें कमी कर देंगे। तो जो बड़ा खर्चा होता है फेडरल गवर्नमेंट का वो होता है पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर। इस साल उसमें 871 अरब रखे गए थे, ये कह रहे हैं कि हम उसमें 300 अरब कट कर देते हैं, 300 अरब कम खर्च करेंगे। चलें भाई ठीक है, आप 300 अरब कम खर्च करेंगे, लेकिन ये जो गैर ज़रूरी अखराजात होते हैं ये वो नहीं है, ये ज़रूरी अखराजात हैं जो कम किए जा रहे हैं। इसलिए कि जो हमारे डैम्स बन रहे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो रहा है, जो डेवलपमेंट का काम हो रहा है वो रुक जाएगा। इस डेवलपमेंट के काम से दो फ़ायदे होते हैं, एक तो मौजूदा सूरत हाल में लोगों को रोज़गार मिलता है, इंडस्ट्री चलती है, और दूसरी तरफ ये है कि जब वो प्रोजेक्ट तैयार होता है तो लॉन्ग टर्म में उसके बेनिफिट्स होते हैं मुल्क को, तो लिहाजा वो सारा काम रुक जाएगा। रोज़गार भी उसकी वजह से जो हम देखते हैं कि जो हमारी जीडीपी की ग्रोथ है वो भी ज़ाहिर स्लो हो जाएगी, इसलिए कि उसका उसमें कंट्रीब्यूशन होता है। जब 300 अरब आप कम खर्च करेंगे तो वो सेक्टर कम काम करेगा, तो जीडीपी की ग्रोथ भी कम आ जाएगी। तो अब दूसरी तरफ वो कहते हैं कि देखिए जी हमारे यहाँ सैलाब आया हुआ है, सैलाब आया हुआ है तो उसकी वजह से हमें रिलीफ दिया है, तो उसके लिए उन्होंने कहा चलो ठीक है, आप 473 अरब रुपए का हम आपको देते हैं कि वो आप डेफिसिट क्रिएट कर लें और सैलाब ज़दगान की मदद कर दें। लेकिन ये जो सारे काम हो रहे हैं इसमें हम एक चीज़ महसूस करते हैं कि जिसकी बड़ी शिद्दत से कमी है, वो कमी इस बात की है कि ये जो सारे मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें पूरे पाकिस्तान के ऊपर बर्डन डाला जाएगा। जब जीएसटी बढ़ाया जाएगा तो पाकिस्तान का हर शहरी जो है वो इसकी कीमत अदा करेगा। जब पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर कम किया जाएगा तो पूरी कौम को इसका नुकसान होगा। इसी तरह से बिजली के रेट बढ़ाए जाएंगे तो सबको ज़ाहिर है इसकी हिट लगेगी। जब गैस के रेट बढ़े जाएंगे तो हर एक को बर्दाश्त करना पड़ेगा। लेकिन हम देखते हैं कि सूबे जो है किसी सूरत में भी इसमें शामिल नहीं है। इसका मतलब ये है कि जो सूबों की हुकूमत है, जिनके पास 18वीं तरमीम के पास ज़्यादातर पैसा चला जाता है, वो तो इसमें हिस्सा नहीं डाल रहे किसी किस्म का भी। फिर एक और बात यह है कि जैसे आपको पता है कि हमारा जो इनकम टैक्स का कानून है उसके मुताबिक जो आदमी जो भी कोई इदारा 6 लाख रुपए एक साल में कमाता है उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन 6 लाख से अगर वो ज़्यादा कमाता है उस पर भी बहुत थोड़ा सा टैक्स है, यानी अगर 12 लाख भी कमाता है तो उस पर 2.5% टैक्स है, यानी जो 6 लाख तक ज़ीरो, 6 लाख के ऊपर अगर वो 7 लाख कमाएगा तो 2,500, इसी तरह से अगर वो 7 लाख कमाएगा तो 2 लाख पे 5,000, 12 लाख तक कमाएगा तो उस पर 15,000 टैक्स लगेगा। तो हमारे यहाँ ये भी बड़ा मसला है कि लोगों को अवेयरनेस नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं टैक्स देने से कतराते हैं कि पता नहीं कितना टैक्स लग जाएगा। अगर उन्हें ये बताया जाए कि भाई आप टैक्स का गोशवारा दाखिल करें, अगर आप 12 लाख भी कमाते हैं तो साल में 15,000 टैक्स देंगे और आप ये फाइलर नॉन फाइलर की वजह से परेशान नहीं होंगे और आप फाइलर बन जाएंगे, आपको हर जगह रिलीफ दिया जाएगा और गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग में आसानी होगी। लेकिन जब ये कानून अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए कि जो भी शख्स पाकिस्तान में 6 लाख कमाता है वो उसे टैक्स नहीं देना और जो 6 लाख के ऊपर कमाता है उसे टैक्स देना है। तो अब इसमें जो डिफ्रेंशिएशन क्रिएट किया गया है वो ये कि जी एग्रीकल्चर वाला टैक्स नहीं देगा। भाई ये क्या बात हुई, क्यों नहीं देगा? अगर आप इनकम टैक्स के कानून के मुताबिक जो उसकी सेक्शन 11 है वो ये जो उसमें स्कोप ऑफ टोटल इनकम उन्होंने डिफाइन किए, उसमें वो कहते हैं कि जनाब इनकम टैक्स इज़ ए टैक्स ऑन इनकम फ्रॉम वट एवर सोर्स ड्राइव्ड, यानी इनकम टैक्स इनकम पर टैक्स है चाहे वो किसी भी ज़रिए से कमाई गई हो। If it is earned in Pakistan, if it is received in Pakistan, if it is accrued or arising in Pakistan, कि जो यहाँ से कमाई गई हो, जो पाकिस्तान में वसूल की गई हो, या ये समझा जाता है कि ये पाकिस्तान ही से कमाई गई है, पाकिस्तान ही से पैदा हुई है आमदनी, उस पर आपको टैक्स देना है। तो फिर एग्रीकल्चर इनकम भी तो पाकिस्तान से जनरेट हो रही है, लेकिन जो उसका इनकम टैक्स का गोशवारा है, गोशवारा नंबर 2, उसमें जनाब उन्होंने लिखी हुई एग्जेम्पशंस के फला इनकम पे टैक्स नहीं लगेगा, उसमें टॉप पर एग्रीकल्चर इनकम है। लेकिन बात यह है हम चाहते हैं एग्रीकल्चर यहाँ पे जो है वो तरक्की करे और वो बढ़े। हम किसानों को, जो हमारे छोटे काश्तकार हैं, उनको सपोर्ट करना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जो अरबों रुपए कमाए और इस मुश्किल वक्त में जब एक गरीब आदमी को भी बिजली के रेट महंगे किए जाएंगे वो बर्दाश्त करेगा, गैस के रेट भी बर्दाश्त करेगा, वो जो चीज़ ख़रीदेगा उसे 18% उस पर सेल टैक्स देगा। तो जो अरबों रुपए कमा रहे हैं वो टैक्स नहीं देंगे।
सिर्फ इसलिए कि जी वो एग्रीकल्चर टैक्स पे इनकम टैक्स नहीं है। और दूसरा तरीका इन्होंने अपनाया ये कि फेडरल गवर्नमेंट से ये छीन कर ये सूबों को दे दिया गया कि भाई सूबों की मर्ज़ी एग्रीकल्चर पर टैक्स लगाएं या नहीं लगाएं, ये उनकी मर्ज़ी है। तो ये डिस्क्रिमिनेशन जो है ये अच्छी चीज़ नहीं है, इस तरह से कौमें तरक्की नहीं करती हैं। जब आप अक्रॉस द बोर्ड काम करेंगे, जब सबको शामिल करेंगे, हर आदमी अपना हिस्सा डालेगा, तो उस तरह मुल्क तरक्की करता है। इस तरह तरक्की नहीं हो सकती कि कुछ लोग जो है वो फ़ायदा उठाते रहें, दूसरे लोग भुगतते रहें, इस तरह से काम नहीं होगा। तो अब जब IMF से हम और बातें कर रहे हैं, उसके साथ साथ जो हमने पहले इक़दाम उठाए थे, मिसाल के तौर पर जब डॉलर को हमने खुला छोड़ दिया था, उसका एक फ़ायदा ये हुआ कि अब डॉलर में इस्तेहकाम आ गया है। आज डॉलर में काफ़ी काम हुआ है और उसमें बहुत ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएशन नहीं हुई और सप्लाई आना शुरू हो गई है। उसकी वजह से आज डॉलर 276 रुपये 28 पैसे पे बंद हुआ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये अल्लाह का शुक्र है कि लोगों का जहन में आ गया कि भाई अब ये डॉलर में और ज़्यादा बहुत नहीं जा सकती प्राइस, और ये रिजनेबल प्राइस है। तो एक्सपोर्ट प्रोसीड जो थी वो आना शुरू हो गई हैं। इसके अलावा LCs भी खुलना शुरू हो गई हैं और थोड़ा सा रिलीफ मिला है कारोबारी तबके को। और इंशाल्लाह जो सप्लाई चेन हम सोचे थे डिस्टर्ब ना हो जाए, इंशाल्लाह वो सप्लाई चेन भी डिस्टर्ब नहीं होगी और चीज़ें आती रहेंगी। तो इस तरह से अब जो है हम सारी चीज़ें जो है IMF की मानते जाएंगे और हमें ये शराइत पूरी करेंगे। लेकिन चले आज हम ये कर लेते हैं, लेकिन मसला असल में यह है कि क्या हम 1 साल के बाद भी अगर यहीं खड़े होंगे तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। हमें लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ बनानी पड़ेंगी, हमें तमाम जहां पर भी लूप होल्स हैं उन्हें बंद करने पड़ेंगे और सारे लोगों को मिलकर ईमानदारी के साथ टैक्स भी देना पड़ेगा और उसको टैक्स से जो पैसा जमा होता है उसे ईमानदारी के साथ खर्च भी करना होगा, उसकी अकाउंटेबिलिटी भी होगी, तब जाके मुल्क आगे चल सकता है। अगर हम इस तरह से एडहॉक पॉलिसी बनाएंगे और तमाम पॉलिटिकल डिसीजन लेंगे तो इस तरह कभी कामयाबी नहीं होगी। इन्हीं अल्फाज के साथ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।